हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ एक्सप्लेन्स। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन इन इंडिया के टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के इंसेप्शन से लेके आज तक हुए जितने भी लीगल डेवलपमेंट्स हैं इस टॉपिक में वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। वैसे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि रिजर्वेशन का टॉपिक काइंड ऑफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये वीडियो सीरीज अगर आप देख लेते हैं तो जितने भी रिसेंट केस लॉज आए हैं, जैसे कि ईवी चिनैया हो गया, बीके पवित्रा हो गया, जरनैल सिंह हो गया, ये केसेस आप काफी आसानी से समझ पाएंगे। और दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बार क्लैट या फिर आईलेट पीजी दे रहे हैं या फिर कोई और एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक को जरूर फॉलो करें, ताकि मैं आप लोगों से इन वीडियोस से जुड़े हुए अपडेट्स, जो मटेरियल रहता है स्टडी मटेरियल, वो मैं आप लोगों से आसानी से शेयर कर पाऊँ और आप लोगों से मैं कनेक्टेड रह के ये भी जान पाऊँ कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं आगे क्या बनाऊँ। सो आई डू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप मेरे ये चैनल ज्वाइन करें। अब चलिए बिना देर के ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिजर्वेशन होता क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के बारे में, और उसके बाद हम लोग एक सीरीज ऑफ केसेस डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एट द लास्ट हम लोग आएंगे इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे में, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम लोग फ्यूचर में वीडियोस बनाएंगे तो हम लोग रिजर्वेशन से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं और जो लीगल सिनेरियोस चल रहे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST कम्युनिटी, जिसमें कि ईवी चिनैया का और दविंदर सिंह का केस आया था, या फिर जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी रूल का कंसेप्ट है, जिसमें कि आर्टिकल 16 क्लॉज ए का इंट्रोडक्शन और जितने भी रिसेंट उसमें केसेस आए वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे डिस्कस करना चाहिए वीडियो सीरीज में, चाहे रिजर्वेशन को चाहे अदरवाइज कोई और टॉपिक हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे जरूर बताएं। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि रिजर्वेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, रिजर्वेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं, हम लोग उनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि सोशली या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स, कास्ट सिस्टम या फिर पैसे की वजह से उनको उतनी सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं मिली। उन लोग को हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिक्स में। ये बेस्ड होता है उन लॉज और प्रोविजंस के ऊपर जो कि एनश्राइंड है हमारे फाउंडिंग फादर्स द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये अलाउ करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि वो रिजर्व कोटा सेट कर पाए उन क्वालिफिकेशंस के लिए जो कि नीडेड होती है किसी एग्ज़ाम, किसी जॉब या फिर किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए, और उनको हम लोग लोअर कर पाएँ, ताकि जो इंसान है जिसको कि खुद से वो कैपेबल है बिना सरकार की हेल्प के कि वो अपनी पढ़ाई कर सकता है, वो जॉब इंटरव्यू निकाल सकता है, हम लोग उसको बराबर मिला पाए उस इंसान के जिसको कि ज़रूरत है, बिकॉज़ उसकी सोसाइटल सिचुएशन या फिर इकोनॉमिकल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, और इसीलिए उसको रिज़र्वेशन हमें देने की ज़रूरत है। हम दोनों उस गैप को हम लोग कम कर पाएँ, इसीलिए रिज़र्वेशन के सिस्टम को लाया गया। ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है, यूएस और बाकी देशों में इसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। और ये जो सिस्टम होता है ये हमारे इंडिया में 3 ग्रुप्स पे अप्लाई करता है। पहला ग्रुप होता है शेड्यूल कास्ट का, फिर आते हैं शेड्यूल ट्राइब्स और फिर आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस। और इन 3 जो ग्रुप्स हैं इनको ये जो बेनिफिट होता है रिजर्वेशन का, ये मेनली दिया जाता है। अब हमने ये तो देख लिया कि रिजर्वेशन होता क्या है, अब ये देखते हैं कि वो पहला कौन-सा केस था सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क, जिसमें कि रिजर्वेशन के टॉपिक के बारे में बात की गई थी। तो वो केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन का, जो कि आया था 1951 में। अब इस केस में देखिए हुआ क्या था कि प्रोविंस ऑफ मद्रास की जो गवर्नमेंट थी, उसने 1927 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला। इसमें उन्होंने कहा कि हम लोग एडमिशन देना चाहते हैं इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को, जिसमें कि हम लोग उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं उनको हम लोग एडमिशन दे पाएँ। इस पॉलिसी को चैलेंज करा गया एक स्टूडेंट एक्सपायरेंट के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा। अब इसमें जब कोर्ट ने पूरा केस सुना तो उन्होंने ये कहा कि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स हुई थी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर, वो वायलेटिव हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के, बिकॉज उसमें जो रिस्पोंडेंट थी यानी कि वो पर्सन जिसने कि केस फाइल करा था, उसके मार्क्स हायर थे उस पर्सन के अगेंस्ट में जिसने कि रिजर्वेशन के थ्रू वहां पे एडमिशन पाया। और उसको, रिस्पोंडेंट को इसलिए एडमिशन नहीं मिला बिकॉज उसकी जो कास्ट थी वो डिफरेंट थी, वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आती थी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के प्रिंसिपल और 29 क्लॉज 2 के प्रिंसिपल के हिसाब से ये डिस्क्रिमिनेटरी था, और इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑर्डर उन्होंने वायलेटिव बता के उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब जब ये आया जजमेंट तो ये कहीं ना कहीं
नुकसानदायक था रिजर्वेशन की पॉलिसी और कानून के लिए। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए सरकार ने एक नया कानून ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसको उन्होंने ऐड करा बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द ऑफ 1951, जिसमें कि इंट्रोड्यूस करा गया आर्टिकल 15 क्लॉज़ 4 को। इस क्लॉज़ के अंदर सरकार ने ये डाला कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 15 और क्लॉज़ 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। कोई भी स्पेशल कानून स्टेट बना सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स एंड ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। तो ये जो प्रोविजन है ये एक कैच ऑल प्रोविजन है कि आप इसके अंदर कोई भी ऐसा लॉ बना सकते हैं जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए बनाना चाहती है सरकार। अब अगर हम लोग बात करें उन लॉज के बारे में जो कि हम लोग बनाएंगे फॉर द बेनिफिट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 16 को, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की, जो कि हमारे वीडियो के लिए रेलिवेंट है। जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है वो एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 का, जो कि ये बोलते हैं कि सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जॉब देने के टाइम पे गवर्नमेंट सर्विसेज में। यहाँ पे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एम्पावर करता है स्टेट को कि वो ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है ताकि रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जा सके अपॉइंटमेंट इन पोस्ट की इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स जो कि स्टेट को लगता है उनकी ओपिनियन में कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है गवर्नमेंट सर्विसेज या स्टेट के सर्विस के अंडर वो रिप्रेजेंटेड नहीं है। और ये जो पूरा चीज़ है ये एक्सेप्शन के तौर पे है आर्टिकल 16(1) और 16 क्लॉज 2 के, और इसको अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना बड़ा ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है कि जो क्लास ऑफ सिटीजन्स हैं, उनका बैकवर्ड होना बड़ा ज़रूरी है कि आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। और दूसरा ये है कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है सर्विसेज ऑफ द स्टेट में, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड नहीं है, ये एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। तभी उनको आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर कानून बनाने के फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं अगले केस के बारे में जिसमें कि इंटरप्रिटेशन चालू हुआ रिजर्वेशन के टॉपिक पे। तो जो पहला केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का, जिसमें कि स्टेट ने क्या किया था, उन्होंने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंडर एक उन्होंने ऑर्डर निकाला जिसमें कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कम्युनिटी को छोड़ के जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको भाई हम लोग 68% का हम लोग रिजर्वेशन देंगे। और इसके लिए उन्होंने जो बाइफरकेशन करा, उन्होंने पहले तो बैकवर्ड क्लासेस का एक बाइफरकेशन करा जिसको कि उन्होंने 28% दिया। फिर उन्होंने उसी के अंदर मोर बैकवर्ड क्लासेस का एक और बाइफरकेशन करते हुए 20% रिजर्वेशन उनको दे दिया। और उसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उन्होंने 18% का रिजर्वेशन दिया। अब इसके बाद जब ये केस कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो 68% का रिजर्वेशन है, वो इनकंसिस्टेंट है विद द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बिकॉज़ वो एक स्पेशल प्रोविजन है। अगर आपको उसके अंदर रिजर्वेशन देना है, तो उसका रीज़नेबल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको जो मेन प्रिंसिपल है आर्टिकल 15 क्लॉज़ 1 के अंदर जो मेन प्रोविजन है, उसको नलिफाई या फिर डिफीट नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है आर्टिकल 15 क्लॉज़ 4 के अंदर। दूसरा उन्होंने ये बात कही कि जो सब क्लासिफिकेशन है बैकवर्ड क्लासेस का और मोर बैकवर्ड क्लासेस का, वो जस्टिफाइड नहीं है आर्टिकल 15 क्लॉज़ 4 के अंदर बिल्कुल भी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो बैकवर्डनेस है, जिसको कि आर्टिकल 15 क्लॉज़ 4 के अंदर कहा गया है कि एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, वो सोशल भी होनी चाहिए और एजुकेशनल भी होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि वो केवल सोशल है या फिर केवल एजुकेशनल है, दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग मानेंगे कि वो बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो आता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कास्ट है, वो इन इटसेल्फ एक रेलेवेंट फैक्टर तो है कि जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हाँ, अगर आपको बैकवर्डनेस एस्टैब्लिश करनी है, तो वहाँ पे कास्ट का मतलब जो कास्ट अगर बैकवर्ड उसमें आती तो वो ज़रूरी तो है। लेकिन वो सोल टेस्ट नहीं होगा ये असर्टेन करने के लिए कि वो एक पर्टिकुलर क्लास बैकवर्ड है या फिर नहीं। केवल कास्ट के बेसिस पे नहीं होगा, उसमें और भी फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपको पॉवर्टी देखनी पड़ेगी कि उस ग्रुप में कितनी है, ऑक्यूपेशन उस ग्रुप का क्या रहा है कास्ट के अकॉर्डिंग, प्लेस ऑफ हैबिटेशन कहाँ है, वो लोग किस जगह ज़्यादा एस्टैब्लिश है, किस एरिया में वो लोग रहते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको कंसिडरेशन में लेके चलना पड़ेगा, तभी आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ग्रुप बैकवर्डनेस के अंदर आता है कि नहीं, वो कास्ट आती है या फिर नहीं आती है। अब इसमें जो अगला केस था वो था टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि गवर्नमेंट ने पहली बार कैरी फॉरवर्ड रूल को इंट्रोड्यूस किया था।
अब सबसे पहले ये समझते हैं कि रूल होता क्या है। तो इस रूल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए हम लोग को जॉब की रिक्वायरमेंट थी और उसमें हमने कहा कि हम लोग रिजर्व करेंगे वहाँ पे सीट्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी के लिए। लेकिन फॉर सम रीज़न जो सीट्स थी रिजर्व कैटेगरी की वो अनफिल्ड रह जाती हैं मान लीजिए कुछ। तो उन जो अनफिल्ड सीट्स हैं, उन लोगों को हम लोग अगले साल कैरी ओवर कर देंगे और नेक्स्ट ईयर जब दोबारा रिक्वायरमेंट आएगी, तो जो हम लोग रिज़र्वेशन डालेंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, उसके अंदर उस चीज़ को ऐड कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए जैसे 23 सीट्स रिज़र्व हैं इस बार मान लीजिए और उसमें केवल कैंडिडेट्स थे 21, तो जो 2 सीटें बची हैं, उनको मान लीजिए जब अगली बार आती है रिक्वायरमेंट तो उसमें आती है 24 रिज़र्व कैटेगरी की सीट्स, उसमें इन 2 सीट्स को ऐड कर दिया जाएगा फॉर द टोटल ऑफ 26 सीट्स जो कि रिज़र्व रहेंगी और जो रिज़र्व कोटा होगा उस साल का वो 26 सीट्स का होगा। ये होता है आपका कैरी फॉरवर्ड रूल जहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचा हुआ होता है, उसको अगले साल हम लोग कैरी ओवर करते हैं। अब इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि इस कैरी फॉरवर्ड रूल का यूज़ करते हुए इसको इन्होंने आर्टिकल 16 क्लॉज़ 4 के अंदर इन्होंने एनेबल करा। इसने गवर्नमेंट को ये अलाउ करा कि ये अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स के लिए इसको कर सकती है गवर्नमेंट सर्विसेज़ में। अब ये चीज़ जब कोर्ट में चैलेंज हुई तो कोर्ट ने इस चीज़ में ये हेल्ड करा कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, वो एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि यहाँ पे जो पावर वेस्टेड थी गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 16 क्लॉज़ 4 में, वो लोग उसका इस्तेमाल रीजनल इक्वालिटी डिनाई करने के लिए नहीं कर सकते हैं उन लोगों को जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी के नहीं हैं, जो कि अदर देन बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रीजनल इक्वालिटी डिनाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो रिक्रूटमेंट होता है हर साल, उसके अंदर आप रिजर्वेशन तो रखो, लेकिन वो जो रिजर्वेशन है वो लेस देन 50% होना अनिवार्य है। और अगर मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड रूल का आप यूज़ कर भी रहे हो, उसके अंदर भी ये देखना ज़रूरी है कि आपने जब ऐड करा दोबारा जो शॉर्टफॉल था, वो हाफ़ से कम ही रहे और वो प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा ईच केस में कि कितना कम उसको आपको रखना है। अब इसमें जो अगला केस था वो था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस का। इसके अंदर जो केरला गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं प्रमोशन में अपने कुछ एम्प्लॉइज़ को जो कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब ऐसे तो अगर आपको प्रमोशन लेना है, तो आपको डिपार्टमेंटल टेस्ट पास करना पड़ेगा 2 साल के अंदर-अंदर। लेकिन गवर्नमेंट ने बनाया रूल 33A जहाँ पे उनको ये पावर मिल जाती कि जो एससी-एसटी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जो स्पेसिफाइड मेंबर्स हैं, उनको 2 साल के इस नियम से एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाए कि उनको थोड़ा-सा और टाइम मिल जाएगा ये टेस्ट पास करने के लिए। इस चीज़ को वायलेटिव कहा गया आर्टिकल 16 क्लॉज़ 1 के और उसको जो है चैलेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक 7 जजेस बेंच ने ये हेल्ड करा कि जो क्लासिफिकेशन है एम्प्लॉइज़ का जो कि एससी-एसटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, वो एक जस्ट और रीज़नेबल क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर एक रैशनल नेक्सस है, जो कि ऑब्जेक्ट जो था उस पर्टिकुलर कानून का 16 क्लॉज़ 4 में बनाने का, उसको उसने फुलफ़िल करा कि आपको प इक्वल अपॉर्च्युनिटी देना है सिटिज़न्स को इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट। वो जो ऑब्जेक्ट है, वो पूरी तरीके से जस्टिफ़ाई हो रहा है इसलिए जो रूल 133 है, वो वैलिड है। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस तरीके से क्लासिफ़िकेशन करना है, तो आपको 2 क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। पहला कि जो बेसिस है क्लासिफ़िकेशन का, वो बैकवर्डनेस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है क्लासिफ़िकेशन करने का। और दूसरा ये है कि जो क्लासिफ़िकेशन किया जा रहा है, उसका एक नेक्सस होना चाहिए विद द एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपको सर्विस में, उससे एक नेक्सस होना चाहिए बैकवर्डनेस के अंदर आप जो क्लासिफ़ाई कर रहे हो उसका। अब जो अगला केस है वो है एबीएस के संघ रेलवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू करा रेलवे बोर्ड के एम्प्लॉयज़ के लिए जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं सिलेक्शन पोस्ट के लिए फॉर द एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। यहाँ पे जब ये एक मैटर कोर्ट में चैलेंज करा गया तो कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के अंदर स्टेट के पास ये पावर है कि वो क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रुप्स को या फिर क्लासेस को बेस्ड अपॉन सब्सटैंशियल डिफरेंशिया। अगर स्टेट को ये दिखाई देता है कि इन दोनों ग्रुप्स में एक डिफरेंस है और यहाँ पे हम लोग को इन लोग को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर ग्रुप को, तो वो लोग दे सकती हैं ऑन ग्रुप और क्लास बेसिस। फर्दर उन्होंने ये कहा कि इस केस के अंदर जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, पर्पस जो था रिजर्वेशन देने का, वो जस्ट भी है और रीजनेबल भी है बिकॉज़ वो एक क्लास कंस्टिट्यूट करते हैं बाय देमसेल्फ बिकॉज़ ऑफ देयर सोशल बैकवर्डनेस। उनकी जो सोशल बैकवर्डनेस थी उसकी वजह से वो लोग इस चीज़ के लिए हकदार थे कि उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाए। उस चीज़ को कोर्ट ने सही बताया, जस्ट एंड रीजनेबल होते हुए सही बताया। इसके बाद कोर्ट ने ये भी हेल्ड करा
कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल यूज़ किया गया था इस पर्टिकुलर केस के अंदर, वो सही है। यहाँ पे जो टी देवदासन में स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कैरी फॉरवर्ड रूल को, कोर्ट ने इस चीज़ को यहाँ पे अपहेल्ड कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा कि जो 17% पोस्ट रिजर्वेशन किया गया था, वो बिल्कुल सही है और उस चीज़ को 2 से लेके 3 साल तक एक्सटेंड भी कर दिया गया कैरी फॉरवर्ड रूल के उस कांसेप्ट को। फर्दर उन्होंने ये भी एक चीज़ देखा कि जो केस है इस केस में फर्दर इस केस में ये भी हुआ कि जो रिजर्वेशन था वो 64.4% तक पहुंच गया था, जो आपको याद होगा टी रिजर्वेशन में कहा गया था कि 50% से भी लेस होना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने ये कहा कि ये जो रिजर्वेशन है ये एक्सेसिव नहीं है और ऐसी किसी भी चीज़ में जहाँ पे आप किसी ह्यूमन प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, उसके अंदर मैथमेटिकल प्रिसीजन आप नहीं लगा सकते हो। ये सब चीज़ें आपको अलग से सॉल्व करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप मैथमेटिक्स का ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत एक्सेस हो जाता है रिजर्वेशन में या फिर परसेंटेज में थोड़ा-सा, तो वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा रिजर्वेशन को, लेकिन अगर सब्सटैंशियल एक्सेस है, तब वो चीज़ वॉइड होगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चल सकता है। उसके बाद जो अगला केस था, वो था केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, जिसमें कि जो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आप हमें गाइडलाइंस दो क्लियर, ताकि जो रिजर्वेशन किया जाता है एससी और एसटी कैंडिडेट्स का, उसके लिए हम लोग डिसाइड कर सकें हमें क्या-क्या फॉलो करने हैं लॉज़। कोर्ट ने यहाँ पे अपने गाइडलाइंस को देते हुए ये हेल्ड करा कि जो रिजर्वेशन दिया जाएगा एससी और एसटी कैंडिडेट्स को, वो कंटिन्यू करेगा विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ मीन्स, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फॉर द पीरियड ऑफ फर्दर 15 ईयर्स, मतलब 1981 से 15 साल तक अभी ये रिजर्वेशन कंटिन्यू करेगा विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ मीन्स टेस्ट। कोर्ट ने यहाँ पे फर्दर ये हेल्ड करा कि जो मीन्स टेस्ट होता है, यानी कि टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि कौन सा पर्सन कितना इकोनॉमिकली वेल ऑफ है कि उसको रिजर्वेशन देना है अपार्ट फ्रॉम द सोशल स्टेटस, ये जो चीज़ होगी ये एप्लीकेबल होगा एससी और एसटी कैंडिडेट्स पे आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब 2000 एडी के बाद से उनके ऊपर मीन्स टेस्ट अप्लाई किया जाएगा। फर्दर उन्होंने जो ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनके लिए बताया कि उनको 2 टेस्ट क्वालिफाई करने की ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट को, कि उनको भी वो लोग रिजर्वेशन दे पाएँ। पहला ये टेस्ट है कि उनकी जो बैकवर्डनेस है वो कंपेरेबल होनी चाहिए एससी और एसटी कैंडिडेट से अदर बैकवर्ड क्लासेस की, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि उनको मीन्स टेस्ट सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला, और ये जो मीन्स टेस्ट होगा उसके लिए जो आपके क्राइटेरिया होंगे वो डिपेंड करेंगे प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस पे जो उस राज्य के होंगे उस पे, और ये काम होगा स्टेट गवर्नमेंट का कि वो डिसाइड करे कि किसको आपको कितने इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन देना है और नहीं देना है। अब इस सीरीज के फाइनल केस के ऊपर हम लोग आते हैं, जो कि है इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसको हम लोग मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। ये जो केस है ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है रिजर्वेशन की टॉपिक का, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सटेंसिव डिस्कस करेंगे। अब चलिए इसके फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। इस केस में जनवरी 1 1979 को गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट करी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बीपी मंडल, अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनकी पावर होती है, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो पता लगा पाए कि कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जो कि बैकवर्ड है। अब इसके लिए जब उन्होंने आइडेंटिफाई करा तो उनको पता चला कि 3743 ऐसी कास्ट हैं जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, और उसमें से करीब 27% हम लोग को रिजर्वेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, ताकि अगर हम लोग को इन लोगों को अकोमोडेट करना है उसके लिए उन्होंने इस चीज़ को रिकमेंड करा। इसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब इलेक्शंस हुए तो फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, फिर जनता दल की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला अगस्त 13 1990 का, जिसमें उन्होंने 27% सीट्स को रिजर्व करा बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन गिवन बाय द मंडल कमीशन। अब जब इन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा, इसकी वजह से वायलेंट एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट शुरू हो गया इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ। तो इस चीज़ को देखते हुए एक रिट पिटीशन भी फाइल करा गया सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन द्वारा, जिसमें कि इस चीज़ के जो ओएम था उसकी वैलिडिटी को भी चैलेंज करा गया, और ये कहा गया कि इसके ऑपरेशन के ऊपर स्टे लगा दिया जाए। अब जब ये रिट पिटीशन फाइल हुआ तो गवर्नमेंट ने चीज़ों को शांत करने के लिए दोबारा एक और उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम निकाला 25 सितंबर 1991 के लिए, जिसमें उन्होंने 2 चेंजेस करे। पहला चेंज ये था कि उन्होंने एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया निकाला, जिसमें कि वो प्रेफरेंस देना चाहते थे पुअरर लोगों को, एसबीसीज के, उनको वो चाहते थे 27% कोटा देना। तो इसमें कहीं ना कहीं वो एक रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड दे रहे थे इस चीज़ में। दूसरा उन्होंने कहा कि वो लोग 10% और रिजर्वेशन देना चाहते हैं फॉर अदर सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो कि
हायर कास्ट की हैं, मतलब लोअर कास्ट की नहीं, हायर कास्ट की हैं, इकोनॉमिक बेसिस पे वो लोग कहीं न कहीं रिज़र्वेशन देना चाहते थे 10% और। तो मतलब 27 प्लस 10 37% वो टोटल रिज़र्वेशन देना चाहते थे। अब कोर्ट ने इस केस में क्या-क्या हेल्ड करा उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस डिफाइंड है आर्टिकल 16 क्लॉज़ 4 में, उसको हम लोग आइडेंटिफाई ना केवल कास्ट के बेसिस पे करेंगे या फिर इकोनॉमिक बेसिस पे करेंगे, बट हम लोग को दोनों बेसिस को एक साथ लेके चलना पड़ेगा बिकॉज़ कास्ट खुद अपने आप में एक बेसिस नहीं हो सकता है कंसिडरेशन के लिए कि हम लोग किसको रिज़र्वेशन देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते। जो बैकवर्ड क्लास सिटीजंस होते हैं, अगर उसको आप केवल एक्सक्लूसिवली डिफाइन करोगे इकोनॉमिक क्राइटेरिया के थ्रू भी, तो फिर वो एक तरीके से आर्टिकल 16 क्लॉज़ 4 के अंदर जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देने का जो उसका ऑब्जेक्ट है, वो पूरी तरीके से डिफीट कर देगा, क्योंकि हम लोग एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीजंस को जो कि सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से बैकवर्ड है। तो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया को लेके चलना बड़ा ज़रूरी है, कोर्ट ने पहला पॉइंट ये बताया। दूसरा पॉइंट कोर्ट का ये था कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज़ 4 है, वो एक एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 16 क्लॉज़ 1 का, बट वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है। जो रिज़र्वेशन दिया जा सकता है वो आर्टिकल 16 क्लॉज़ 1 के अंदर भी दिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रीज़नेबल क्लासिफिकेशन, मतलब आर्टिकल 16 क्लॉज़ 1 के अंदर भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो लोग रिज़र्वेशन दे सकती हैं। उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि जो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में हेल्ड किया गया था कि आर्टिकल 16 क्लॉज़ 4 इज़ एन एक्सेप्शन टू 16 क्लॉज़ 1, वो चीज़ हम लोग ओवररूल करते हैं, वो चीज़ गलत इंटरप्रिटेशन थी। फर्दर उन्होंने जो स्टेट हुआ था डिसीजन एनएम थॉमस के केस में, उसको उन्होंने अप्रूव करा और उन्होंने कहा कि वो जजमेंट सही है। आर्टिकल 16 क्लॉज़ 4 इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 क्लॉज़ 1, बट इट इज़ अ फैसेट ऑफ इटसेल्फ ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। मतलब आर्टिकल 14 में जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी दी हुई है, ये उसका फैसेट है कि हम लोग अगर बात करें नेगेटिव कंसेप्ट की इक्वालिटी के, तो ये एक तरीके से उसको ये डिफाइन करता है और ये परमिट करता है रीजनल क्लासिफिकेशन को, जैसे कि आर्टिकल 14 में दिया हुआ है सेम टू सेम। फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज़ 4 है, वो नहीं सिमिलर है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से, जो कि 15 क्लॉज़ 4 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस हैं, जिनकी बात 16 क्लॉज़ 4 में करी गई है, वो सेम नहीं है और उसका जो स्कोप है वो मच वाइडर है इस वाले से, जो कि 15 क्लॉज़ 4 में डिफाइंड है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जो बात करिए, उसका स्कोप वाइडर है। कोर्ट ने इसके बाद फर्दर ये हेल्ड करा कि हम लोग को क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, उनको हमें एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है। जो मेजॉरिटी थी उसने ये हेल्ड करा कि जब हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस को, तो उसके अंदर सोशली एडवांस पर्सन्स जो कि वेल ऑफ हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो कि अपने आप को संभाल सकते हैं, उनको हमें एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है फ्रॉम द पर्सन जो कि अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं। फिर अगले पॉइंट में कोर्ट ने ये बताया कि आर्टिकल 16 क्लॉज़ 4 जो है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस एक सही चीज़ है। वो उस चीज़ को परमिट करता है आर्टिकल 16 क्लॉज़ 4। उन्होंने एमआर बालाजी के केस को ओवररूल करते हुए ये कहा कि जो सब क्लासिफिकेशन की बात हम लोग करते हैं इन बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस, वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। फर्दर इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए रिजर्वेशन की, वो 50% को एक्सीड नहीं कर सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में, जहाँ पे लोग फार फ्लंग या रिमोट एरियाज में रहते हैं, बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर आप इस चीज़ को रिलैक्स कर सकते हैं। और अगर आपको ये करना है तो आपको बहुत ही एक्सट्रीम कॉशन का एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और एक स्पेशल केस आपको मेक आउट करना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए कि क्यों इन्हें रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए 50% से ऊपर। अब इसी पॉइंट पे कोर्ट ने ये भी कहा कि जो बालाजी वाला केस था और देवदासन वाला केस था, वो केस सही था जिसमें कि 50% रूल की बात करी गई थी और उन्होंने उठा के जो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस और केसी वसंत वाला केस था, उसको उन्होंने ओवररूल करा और कहा कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन देने का कोई पॉइंट नहीं है, 50% इज द मैक्सिमम लिमिट। फर्दर कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो टी देवदासन का केस था, हम लोग उसको ओवररूल करते हुए ये मानते हैं कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, वो एक वैलिड रूल है, लेकिन उसकी वजह से 50% का जो रूल है, उसका ब्रीच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो 50% की सीलिंग है, वो तभी एक्सीड की जा सकती है जब एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं प्ले में। जैसे कि मान लीजिए प्रिवेलिंग है, जैसे नागालैंड या त्रिपुरा की हम लोग बात करें, जहाँ पे प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि फार फ्लंग लोगों को हम लोग को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, वहीं पर केवल यहाँ पे 50% का रूल ब्रीच होगा। फर्दर उन्होंने ये भी कहा
कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंडर आप प्रमोशंस के अंदर आप नहीं रिजर्वेशन दे सकते हैं बिल्कुल भी। उन्होंने ये कहा कि जो रिजर्वेशंस हैं वो कन्फाइंड रहेंगे इन सब चीज़ों में केवल इनिशियल अपॉइंटमेंट्स तक। आप जब इनिशियल आपका एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तब आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं पा सकते। उन्होंने इस चीज़ को भी अलाउ करा कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो कंटिन्यू करेगा फॉर द पोस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स पोस्ट नवंबर 16 ऑफ 1992। उसके बाद तक भी 5 ईयर्स तक रिजर्वेशन प्रमोशन की पॉलिसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। एंड गाइज, थैंक यू फॉर मेकिंग मी रीच 1500 सब्सक्राइबर्स। आप लोगों के सपोर्ट और कमेंट्स ने मुझे सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है इन वीडियोस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। और अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं क्लैट आईलेट पीजी का, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं इसके आगे भी और वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिसमें और मैं टॉपिक्स कवर करूंगा। और ज़रूर आप लोग मेरे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स को फॉलो करिए ताकि मैं आप लोगों से कनेक्टेड रह पाऊँ और आप लोगों के अपडेट्स ले पाऊँ। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।